वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करने जा रहे हैं। यह रिलेशन एंड फंक्शंस चैप्टर का एक हिस्सा है। रिलेशन एंड फंक्शंस से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस लगभग 10 नंबर के आते हैं। ये सब जो आप लोग को बताया जाता है वो बिल्कुल फिक्स नहीं रहता है, लगभग ऐसा होता है, 1-2 नंबर आगे पीछे होता है, 5% 10% आगे पीछे नंबर हो सकता है। तो लगभग 10 नंबर का सिलेबस में क्वेश्चन आता है और 10 नंबर में अकेले लगभग 6 नंबर का वैल्यू ये रखता है। और सिर्फ रिलेशन एंड फंक्शन में ही क्यों, इसका उपयोग पूरे डिफरेंशिएशन में बहुत जगह मिलेगा और इंटीग्रेशन में भी बहुत जगह मिलेगा। जो लोग बिना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पढ़े डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, मान के चले कि वो बहुत सारी चीज़ों को मिस करते हैं। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में कई जगह तो कुछ चीज़ें उनको याद करके बस चलनी पड़ती होंगी। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक को अच्छे से पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा है, बहुत टफ है। सवाल में अगर बताना शुरू करूं आज से बिना फॉर्मूला बताए तो आज से आपको समझ में आने लगेंगे, बहुत सारे सवाल आप समझ जाएंगे। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं सीधे सवाल पर जाऊं। सवाल में जब बताना शुरू करूंगा तो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज तो आपका 1 दिन या 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उससे पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के कंसेप्ट पर मैं आज बात करने जा रहा हूं, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है समझने के उद्देश्य से, सवाल बनाने के उद्देश्य से। आगे थ्योरी को मैं 2-3 पार्ट में बताऊंगा। एक पहले मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक क्या है बताऊंगा, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स कैसा होता है, क्या होता है। फिर उसके बाद मैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बताऊंगा। तो वो प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को समझने के काम आज वाली बातें आएंगी, आज जो मैं पढ़ाऊंगा। और प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से बाकी सवाल बनते हैं। तो थोड़ा लंबा होगा, साहस कीजिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक को थोड़ा लंबा में पढ़ने की। एक बार मेरे बताए हुए रास्ते से अगर आप पढ़ लेते हैं तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक कभी आप भूलिएगा नहीं, खुद से आप पढ़ लीजिएगा कभी भी। तो आइए शुरुआत करते हैं। मैं हूं रजनीश दुबे, मैथ्स टीचर, टीचर मैथ्स हो या कुछ भी हो, एक शिक्षक हूं मैं। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पहला हिस्सा, पहला पार्ट है आईटीएफ। सिंबॉलिकली बहुत सारे लोग इसे कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन से ये रिलेटेड है और इन्वर्स है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री वाले फंक्शन का ये उल्टा है। तो सबसे पहले तो मैं इसमें फंक्शन पर चर्चा करने जा रहा हूँ। ऑफलाइन तो क्लास में मैंने विद्यार्थियों को फंक्शन मैंने पढ़ाया है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैंने पढ़ाया है, लेकिन ऑनलाइन में मान के चल रहा हूँ कि विद्यार्थी अभी कुछ नहीं जानते हैं। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पढ़ने से पहले जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं उनको हम लोग संक्षेप में जानेंगे। जैसे सबसे पहले यही जाने हम लोग कि फंक्शन क्या है। फंक्शन क्या है भाई? फंक्शन की तरह तरह की परिभाषाएं आप लोगों ने पढ़ी होंगी। फिजिक्स में अलग परिभाषा मिलेगी, अलग अलग शिक्षक किताबों की अलग अलग परिभाषाएं देते हैं। बेशक वो सारी परिभाषाएं सही हैं, लेकिन अगर आप सवाल बनाना चाहते हैं तो उन सब परिभाषाओं से अलग मेरी व्यवहारिक बात पर ज़रा ध्यान दीजिएगा। हो सकता है कोई शिक्षक मेरी इस बात को गलत काट दे, तो काटे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इससे पड़ेगा कि अगर आप इस चीज़ को मैंने जैसे बताया वैसे समझिएगा तो आगे चल के आपको जितनी भी ज़रूरतें होंगी सवाल में, व्यवहारिक में, वो सभी चीज़ें आपको समझ में आएंगी और बनेगा आपसे, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो फंक्शन की परिभाषा क्या है? तो फंक्शन किसी सिस्टम को कहते हैं, वो चाहे कोई भी रूल हो या रिलेशन हो या एक्सप्रेशन हो, कुछ भी हो, कोई भी व्यवस्था हो, उसको फंक्शन कहेंगे यदि वह एक लेगा एक देगा। तो फंक्शन एक व्यवस्था है जो एक लेता है, यह एक व्यवस्था है जो एक लेता है और एक देता है। कुछ भी हो सकता है ये। सपोज दैट ये एक्सप्रेशन 2x, इसमें x की जगह आपने 1 रखा तो इसका वैल्यू मिला आपको, इसके लिए आपको वैल्यू मिला यहाँ आपको 2x का वैल्यू 2,
एक्चुअली 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 2, एक्स की जगह आपने 2 रखा तो इसका वैल्यू मिला आपको 2 इंटू 2 4। तो वैसे ही 3 के लिए मिला आपको 6, क्योंकि 2 टाइम्स हो जा रहा है। 4 के लिए मिला आपको 8। तो 2x एक फंक्शन हुआ जो एक एक ले रहा है x की जगह और उसके लिए अपना एक एक वैल्यू दे रहा है। 2x ही क्यों, इस तरह के अनगिनत फंक्शन आप बना सकते हैं, इस तरह के अनगिनत एक्सप्रेशन ले सकते हैं। जैसे चलिए यहीं पर जैसे एक्स स्क्वायर की मैं बात करता हूँ, यह भी एक फंक्शन हुआ, इसमें भी x की जगह एक एक संख्या भरते जाएंगे 1 2 3 4 और उसके लिए एक्स स्क्वायर का मान 1 4 9 16 मिलता जाएगा, है ना। -1 के लिए भी 1, -2 के लिए भी 4 और इस तरह से बहुत सारे, लेकिन हर एक के लिए एक एक मान ही मिलेगा। फंक्शन उसे नहीं कहेंगे जो एक लेकर के 2 देगा। जैसे ये देख लीजिए, जैसा कि √x की जगह 1 लिए तो यहाँ तो इसका मान 2 मिलेगा +-1, x की जगह 4 लेंगे तो +-2 2 मान। तो √x अपने वास्तविक रूप में फलन नहीं है, लेकिन अगर इसके वास्तविक रूप में थोड़ा काट छाट करें और कहें कि नहीं यह रूट केवल अपना पॉजिटिव वैल्यू देगा, नेगेटिव वैल्यू देगा ही नहीं, तो 1 के लिए 1 देगा, 4 के लिए 2 देगा, तो इस बदले हुए रूप में पॉजिटिव स्क्वायर रूट फंक्शन इसका नाम हुआ। इस बदले हुए रूप में ये फंक्शन हुआ। तो फंक्शन वो है जो एक लेता है और एक देता है। इस प्रकार से तो सभी त्रिकोणमितीय एक्सप्रेशन जो है फंक्शन है, क्योंकि सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंगल एक एक लेते हैं और उसके लिए एक एक वैल्यू देते हैं, है ना। तो हम लोग यहाँ पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का उल्टा, इन्वर्स, है ना। चलिए आपने जान लिया कि फंक्शन क्या है। अब फंक्शन के सिंबल पर हम लोग बात करते हैं। सिंबल, हम लोग इन्वर्स फंक्शन के सिंबल पर नहीं जा रहे हैं, फंक्शन के सिंबल पर जा रहे हैं। फंक्शन का पहला अक्षर f है, इसलिए प्रायः फंक्शन को हम लोग f से सूचित करते हैं। और फंक्शन क्या करता है कि एक लेता है और एक देता है। तो जो जो लेता है उसका भी एक समूह बना और जो जो देता है उसका भी एक समूह बना। तो यह 2 समूहों में काम करता है, पहले समूह से लेता है और दूसरे समूह से देता है। मान लीजिए इधर से वो x लिया और उधर y दिया, तो इसको लोग सिंबॉलिकली लिखते हैं fx बराबर y। सपोज दैट पहले समूह का नाम a है और दूसरे समूह का नाम b है, तो इसे ऐसे लिखते हैं कि f एक ऐसा फंक्शन है जो a से b की तरफ काम कर रहा है। f एक ऐसा फंक्शन है जो a से b की तरफ काम कर रहा है। तो ये फंक्शन से रिलेटेड सिंबल के बारे में मैंने बताया। फंक्शन जो जो लेता है उसके सेट को डोमेन कहते हैं। फंक्शन जो जो लेता है उसके सेट को डोमेन यानी कि प्रांत, फंक्शन जो जो लेता है उसके सेट को यानी पहले सेट को प्रांत या डोमेन कहते हैं। और जो जो देता है, जो जो वैल्यू मिलता है फंक्शन को, उसके सेट को हम लोग परिसर यानी रेंज कहते हैं, है ना। अब यहाँ डोमेन रेंज से रिलेटेड अब एक और बात पर यहीं पर मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है कि कुछ फंक्शन उलटने के बाद भी फंक्शन के नियमों का पालन करते हैं। कुछ फंक्शन उलटने के बाद भी फंक्शन के नियमों का पालन करते हैं। तो जो फंक्शन उलटने के बाद भी फंक्शन के नियमों का पालन करते हैं उसको कहते हैं कि ये फंक्शन उलटने लायक है, इन्वर्टिबल है। इस पर मैं बात करूंगा, लेकिन उसके पहले टाइप ऑफ फंक्शन पर जरा मैं आप लोगों से बात कर लूँगा। फंक्शन का सिंबल याद रखिएगा, है ना। इस पर मैं आगे बात करने जा रहा हूँ। अब मैं टाइप ऑफ फंक्शन पर आपसे बात करने जा रहा हूँ। हो सकता है कोई फंक्शन ऐसा हो जो पहले समूह में एक एक ले, ए बी सी अलग अलग ले और उसके लिए दूसरे तरफ अलग अलग वैल्यू दे, 1 से 1 का कनेक्शन हो। इस तरह के फंक्शन को लोग 1-1 फंक्शन कहते हैं। एक एक फंक्शन, दूसरे सेट में कोई मेंबर बच सकता है, नहीं भी बच सकता है। तो ऐसा भी हो सकता है कोई फंक्शन ऐसा हो जो पहले समूह में अलग अलग मेंबर ले और उधर एक ही फंक्शन वैल्यू दे। कई बार कुछ फंक्शन ऐसे भी होते हैं कि नियम तो ये है कि एक लेकर के एक देता है, तो ए लिया उसके लिए एक ठो दिया, बी लिया उसके लिए एक ठो दिया, उस नियम का पालन तो हुआ। लेकिन इधर से मेनी मेंबर लिया और उधर एक ही मेंबर दिया, तो इसको मेनी वन फंक्शन कहते हैं।
मेनी वन फंक्शन कहते हैं। तो कनेक्टिविटी, 1 to 1 कनेक्टिविटी के आधार पर फंक्शन दो तरह के होते हैं, एक 1 1 और दूसरा मेनी वन। यानी अलग अलग मेंबर को अलग अलग वैल्यू देगा और मेनी वन क्या करेगा, मेनी मेंबर को एक ही वैल्यू देगा। और दूसरे टाइप से विभाजन, ये एक टाइप का एक तरह से मैंने आपका क्लासिफिकेशन किया है। एक और टाइप है क्लासिफिकेशन का, कई बार है ना, कैमरा को जरा इधर लाइएगा। कई बार ऐसा होता है फंक्शन कि उसी तरह का कोई हुआ फंक्शन, लेकिन जैसे इधर ए बी सी, इधर 1 2 3, इधर 1 to 1 कनेक्शन ही है। लेकिन जैसे उधर क्या था कि इसमें एक मेंबर बच गया था रेंज में, आपको याद है ना, पहले से ये आ रहा है ना पिक्चर इसका रहा ना। जैसे इसमें क्या है, 1 to 1 कनेक्शन यहाँ भी है, लेकिन इधर एक मेंबर बच गया है ना। इस पूरे सेट को रेंज नहीं कहेंगे, इसमें जो जो मेंबर कनेक्टेड है ना, केवल उसका सेट रेंज कहलाएगा, है ना। ठीक है, जैसे रेंज में केवल 1 2 3 रहा, लेकिन ये जरूरी नहीं ना है कि दूसरा सेट जो उस तरह है उसमें केवल उधर से कनेक्टेड मेंबर ही हो, अधिक मेंबर भी हो सकता है। तो कई बार ऐसा होता है कि इधर जितना मेंबर है उतना ही मेंबर इधर ही होता है और 1 to 1 कनेक्टिविटी होती है ना। यानी यहाँ क्या होता है कि दो ठो जो सेट है, फंक्शन जिस दो सेट में काम करता है, पहले सेट को डोमेन बोलते हैं, दूसरे सेट को कोडोमेन बोलते हैं। हाँ, कोडोमेन का जो जो मेंबर कनेक्ट हो जाए डोमेन से, उसका सेट हुआ रेंज। तो कई बार ऐसा होता है कि दूसरे सेट यानी कोडोमेन का सारा मेंबर कनेक्ट हो जाता है। तो कई बार ऐसा भी होता है, कई बार ऐसा भी होता है कि इसका सारा मेंबर उधर से कनेक्ट नहीं हो। तो जब कोडोमेन का सारा मेंबर डोमेन से कनेक्ट हो जाए तो ऑन टू कहलाता है, और जब सारा मेंबर कनेक्ट नहीं हो तो N2 कहलाता है ना। यानी N2 तब कहेंगे जबकि कोडोमेन में यानी दूसरा वाला सेट में कुछ मेंबर बच जाए। तो अब मैं बताने वाला हूं आपको कि फंक्शन तो हम लोगों ने पढ़ा, फंक्शन के टाइप पर भी संक्षेप में मैंने चर्चा कर लिया, लेकिन हम लोग को पढ़ना है इन्वर्स फंक्शन के बारे में। तो भाई सभी फंक्शनों का इन्वर्स फंक्शन नहीं होता है, सभी फंक्शनों का इन्वर्स फंक्शन नहीं होता है। मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, मैं उसे रिपीट कर रहा हूँ, कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो उलटने के बाद भी फंक्शन के नियम का पालन करते हैं, और कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो उलटने के बाद फंक्शन के नियमों का पालन नहीं करते हैं। तो जो फंक्शन उलटने के बाद भी फंक्शन के नियम का पालन कर रहे हैं वो कहेंगे कि भाई ये फंक्शन उलटने लायक हैं, इनकी प्रक्रिया उलटने लायक है, ये इन्वर्टिबल हैं, ये व्युत्क्रम फलन है। और जिसमें ऐसा नहीं हो उसको कहेंगे कि वो व्युत्क्रमणीय फल नहीं है, वो इन्वर्टिबल नहीं है। चलिए उसी की बात। तो इनमें से किस तरह का फलन व्युत्क्रमणीय है, इन्वर्टिबल है, और किस तरह का फलन व्युत्क्रमणीय नहीं है? तो यह फलन जो 1 1 और ऑन2 दोनों गुण रखता है, वह फलन जो 1 1 भी है और ऑन2 भी है, दोनों गुण रखता है, वही फलन इन्वर्टिबल होता है। 1 1 ऑन2 का मतलब क्या हुआ? पहले सेट में जितना मेंबर उतना ही मेंबर दूसरे सेट में। अगर पहले सेट में अनंत सदस्य तो दूसरे सेट में भी अनंत सदस्य। अगर पहले सेट में 5 सदस्य तो दूसरे सेट में भी 5 सदस्य। और पहले सेट का सब अलग अलग मेंबर दूसरे सेट में सब अलग अलग मेंबर से कनेक्टेड हो, 1 to 1 कनेक्शन हो। केवल इसी तरह के फंक्शनों को उलटने के बाद भी इन्वर्टिबल होंगे। जैसे इसी को उल्टा करके देखिए ना, F3 का उल्टा फंक्शन का नाम होगा इन्वर्स। किसी भी फंक्शन के उल्टा फंक्शन का नाम दिया जाता है उसके ऊपर माइनस लगा के, कहेंगे इन्वर्स फंक्शन। तो F3 का इन्वर्स फंक्शन ये A से B की तरफ काम कर रहा है, इसका उल्टा चलेगा, B से A की तरफ काम करेगा। अच्छा, ये ABC लेकर 1 2 3 देता है, तो यह 1 2 3 लेकर के ABC देता है। अब फंक्शन का नियम मैंने क्या कहा था कि फंक्शन वह है जो एक लेकर के एक देता है। इधर के हर एक मेंबर के लिए एक लेकर के एक दिया है, और बाकी किसी को भी उल्टेंगे तो इस नियम का पालन नहीं करेगा।
तो इन्वर्स फंक्शन केवल वही है जो 1 1 ऑन 2 होता है। मतलब इन्वर्स फंक्शन केवल उसी फंक्शन का मिलेगा जो 1 1 ऑन 2 है। अगर कोई पूछे कि भाई इन्वर्टिबल फंक्शन क्या है, देखिए अगर कोई पूछे कि बताइए इन्वर्टिबल फंक्शन यानी कि व्युत्क्रमणीय फलन क्या है, तो भाई जो फंक्शन 1 1 ऑन 2 है इसकी परिभाषा बस यही है 1 1 एंड ऑन 2। दूसरों शब्दों में कहें तो यह फलन ऐसा होगा जो पहले सेट से दूसरे सेट में 1 to 1 का कनेक्शन होगा, सब अलग अलग। पहला सेट में अगर 4 गो मेंबर है तो दूसरा का सेट में भी 4 गो। अब पहला सेट का चारों मेंबर दूसरा सेट में अलग अलग मेंबर से कनेक्टेड होगा, 1 to 1 कनेक्शन। और दूसरा सेट में कोई भी मेंबर खाली नहीं होना चाहिए, दूसरा सेट का सब मेंबर पहले ही सेट से कनेक्ट होना चाहिए। इतना कहने का मतलब यही हुआ। तो 1 1 ऑन 2 ही होता है। जैसे मान लीजिए एक फंक्शन मैंने एफ लिया और मैंने कहा कि यह ए से बी की ओर है ना। संकेत में मैंने कहा कि यह एक्स लेकर के वाई देता है। एक तरह से व्यवहारिक रूप से ये x1 लिया तो y1 दिया, x2 लिया तो y2 दिया, x3 लिया तो y3 दिया। तो इसका जो इन्वर्स फंक्शन होगा वो उल्टा काम करेगा, b से a की तरफ। यह x लेकर के y दे रहा था ना, तो f इन्वर्स y लेकर के x देगा। इसने x1 x2 x3 लेकर के y1 y2 y3 दिया था, यह y1 y2 और y3 लेकर के x1 x2 x3 देगा। तो इस तरह से किसी फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन हुआ। अब बात करते हैं, ये तो मैंने बता दिया कि उसी फंक्शन का इन्वर्स होता है जो 1 1 ऑन 2 होता है, यानी जो फंक्शन अपना मान दोहराता नहीं है, अलग अलग संख्या के लिए अलग अलग मान देता है। जो फंक्शन अपना मान दोहरा कर देंगे तो कैसे कहेंगे कि वो अलग अलग संख्या लेकर अलग अलग मान दे रहा है। तो जो फंक्शन अपना मान दोहरा कर देने लगते हैं एक अंतराल के बाद, वो फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं होते हैं। अब फंक्शन का इन्वर्स कैसे करना है वो मैंने बता दिया। अब आइए हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स कैसे होता है, क्या होता है। भाई पहली बात कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स वास्तविक रूप में तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स नहीं होता है। वास्तविक रूप में किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स नहीं होता है। जैसे साइन को ही ले लीजिए ना, साइन का मान, अच्छा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, करता क्या है। टीएफ थोड़ी देर के लिए मैं कह रहा हूँ, समझिए कि मैं साइन को, कॉस को, टैन को, कॉट को, सेक को, कोसेक को, मैं सबको थोड़ी देर के लिए टीएफ कह रहा हूँ। तो ये सारे के सारे क्या करते हैं, एंगल लेते हैं साइन थीटा बराबर एक्स। ये क्या करते हैं, चाहे कोई भी टीएफ हो, ये एंगल लेता है और उस एंगल के लिए एक वैल्यू देता है, सारे के सारे। तो इसका इन्वर्स फंक्शन, अब आपने पढ़ा है कि किसी फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन होता क्या है, उल्टा काम करता है। तो कोई भी टीएफ साइन कोस टैन से लेकर कोसेक तक सभी कोण लेकर के वैल्यू देते हैं, तो सबका इन्वर्स जो है वैल्यू लेकर के कोण देगा, एंगल देगा। जैसे साइन को ही ले लीजिए ना, साइन 30 डिग्री लेकर के 1/2 देता है, तो साइन इन्वर्स 1/2 लेकर के 30 डिग्री देगा। जैसे टैन को ले लीजिए ना, टैन 45 डिग्री लेकर के 1 देता है, तो टैन का इन्वर्स 1 लेकर के 45 डिग्री देगा। जैसे कॉस 30 डिग्री लेकर के वैल्यू देता है √3/2, तो कॉस इनवर्स √3/2 लेकर के एंगल देगा 30 डिग्री। इस प्रकार से तो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स का मान कोई ना कोई एंगल होगा। इस प्रकार से टीएफ इन्वर्स एक्स है ना, देखिए इसीलिए बोला गया है टीएफ इन्वर्स और साथ जो भी वैल्यू हो इसके मान में हम लोग को एंगल आएगा। तो सभी टीएफ इन्वर्स का मान कोई ना कोई एंगल होता है। सभी टीएफ इन्वर्स का मान कोई ना कोई एंगल होता है। आइए हम लोग इसकी बात करें।
अब बात यह है कि जब आप ये जान गए कि सभी टी एफ इनवर्स का मान कोई ना कोई एंगल होता है, इसमें मैं बता दूं सबसे पहले कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने वास्तविक रूप में इन्वर्टिबल नहीं होता है। इस पर मैं चर्चा करने वाला हूं, लेकिन जो अभी मैंने बोला उसको थोड़ा सा बस समझ लीजिए, आगे सुविधा होगी। ऐसे में कभी भी किसी इन्वर्स का मान आपको बताना होगा तो ये जान लीजिए साइन इन्वर्स के साथ कोई ना कोई वैल्यू, कोई नंबर होता है। जैसे साइन इन्वर्स 1/2, तो आपको सोचना है कि इसके वैल्यू में कोई एंगल होगा, वह एंगल जिसके लिए साइन का मान 1/2 हो तो 30 डिग्री। साइन इन्वर्स 1 वह एंगल जिसके लिए साइन का मान 1 हो तो 90 डिग्री। tan इन्वर्स √3 वह एंगल जिसके लिए tan का मान √3 हो तो 60 डिग्री। ये हुआ हम लोग को। अब आइए मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इन्वर्स की बात कर रहा हूँ। अभी मैंने बोला कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने वास्तविक रूप में इन्वर्टिबल नहीं होता है। साइन को ही ले लीजिए ना, साइन जो है अपना एंगल लेता है आपका 0 से 90 डिग्री तक, वैल्यू देता है 0 से 1 तक। यहाँ मैं एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और वैल्यू को x से, तो साइन थीटा लेकर x देगा और इन्वर्स फंक्शन उसका काम तो उल्टा है ना, साइन थीटा लेकर x देगा तो साइन इन्वर्स x लेकर के थीटा देगा। एंगल 90 डिग्री से 180 डिग्री तक के लिए इसका वैल्यू 1 से 0 होता है। फिर 180 डिग्री से 270 डिग्री तक के लिए इसका वैल्यू 0 से -1 तक होता है। फिर 270 डिग्री से 360 डिग्री तक के लिए इसका वैल्यू 270 से 360 डिग्री तक के लिए इसका वैल्यू -1 से 0 होता है। तो एक चक्कर में ही ये दिखा कि अपना एक कोई वैल्यू 2 बार दे रहा है। एक बार वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल के लिए जो वैल्यू देगा 0 से 1 के बीच, ठीक वही वैल्यू 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच भी वैल्यू देगा 1 से 0 के बीच। साइन जो वैल्यू 180 से 270 के बीच थर्ड क्वाड्रेंट में जो वैल्यू 0 से -1 तक देगा, ठीक वही वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में भी देगा। और एंगल बार बार आप जानते हैं ऐसे घुमाने से बढ़ता है, तो बार बार ऐसे आगे बढ़ने से अलग अलग जो कोण मिलेंगे उन सब कोणों के लिए साइन अपना वैल्यू रिपीट करके देगा। तो कोई भी फंक्शन जो अपना वैल्यू रिपीट करके देता है वो फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं होता है। तो साइन अपने वास्तविक रूप में इन्वर्टिबल नहीं है। यह इन्वर्टिबल तो तब होगा जब ये 1 to 1 का कनेक्शन यहाँ स्थापित करता हो। ठीक इसी फंक्शन में मैं थोड़ा सा बदलाव करता हूँ, ध्यान दीजिएगा आप लोग, जरा कैमरा इधर लगेगा है ना, जरा ध्यान दीजिएगा। अगर मैं एंगल सिर्फ इतना लूँ -90 डिग्री, 0 से उल्टा चलने पर -90 डिग्री, रेडियन में इसी को -π/2 बोला जाता है। इसको +90 डिग्री, रेडियन में इसको π/2 बोला जाता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका वैल्यू 0 से 1 तक होता है और इस क्वाड्रेंट में इसका वैल्यू 0 से -1 तक होता है। तब ये अलग अलग कोण के लिए अलग अलग वैल्यू देगा, यहाँ भी अलग अलग कोण के लिए अलग अलग वैल्यू देगा। प्लस थीटा के लिए +x, माइनस थीटा के लिए -x। मैं साइन की बात कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से अगर इसके कोण का दायरा हम सिर्फ इतना ही लें, छोटा लें, तो 1 से 1 का कनेक्शन, 1 to 1 कनेक्शन दिख रहा है, तो यह 1/1/2 फंक्शन होगा। साइन फंक्शन वास्तविक फॉर्म में 1/1/2 नहीं होता है। जब साइन फंक्शन के डोमेन को हम लोग काट छाट के छोटा कर दें, -90 से 90 कर दें, मतलब इसका डोमेन तो बहुत बड़ा है। डोमेन मतलब कोई भी फंक्शन, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की ही बात करता हूं मैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोण लेता है और वैल्यू देता है। तो कोणों का समूह डोमेन हुआ और वैल्यू का समूह रेंज हुआ साइन फंक्शन के लिए। तो साइन फंक्शन सभी कोण लेता है, सभी कोणों के लिए वैल्यू देता है। तो -1 से +1 तक सभी कोण लेगा और उसके लिए वैल्यू -1 से 1 देगा। तो अपने उस वास्तविक रूप में वह 1/1/2 नहीं हुआ, क्योंकि वैल्यू रिपीट करके देता है, इन्वर्टिबल नहीं होता है। हाँ, इसके कोण को अगर हम छोटा कर दें, -π/2 से π/2 ही लें केवल, तो वैल्यू तो प्लस में 0 से 1 तक, माइनस में 0 से -1 तक, वैल्यू -1 से 1 तक मिलेगा। लेकिन यह 1 to 1 होगा और इन्वर्टिबल होगा। तो इस प्रकार से साइन फंक्शन अपने वास्तविक रूप में इन्वर्टिबल नहीं होता है, लेकिन इसके डोमेन को अगर हम लोग छोटा कर दें इस तरह से तो इन्वर्टिबल होगा। डोमेन का यह छोटा रूप ब्रांच डोमेन कहलाता है। डोमेन का ब्रांच, एक बड़ा डोमेन है, उस बड़े डोमेन का एक छोटा सा टुकड़ा ब्रांच डोमेन।
और जरूरी नहीं है कि ब्रांच डोमेन यही लिया जाएगा, ब्रांच डोमेन हम अपने मन से जैसे इधर लिए वैसे ही इधर ले सकते हैं, फिर कोण बढ़ाकर और आगे पीछे हम लोग ले सकते हैं। तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के 1 on 2 होने के लिए बहुत सारे ब्रांच डोमेन होते हैं, है ना। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के 1 on 2 होने के लिए, 1 on 2 बनाने के लिए बहुत सारे उसके ब्रांच डोमेन, मतलब उसके डोमेन के बहुत सारे ब्रांच होते हैं। लेकिन उन सभी ब्रांचों में से केवल 2 तरह के ब्रांचों को चुना जाता है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं, इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में केवल 2 तरह के ब्रांच डोमेन्स चुने जाते हैं। मैं आपको बस सुविधा के लिए, अभी मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के वास्तविक रूप पर नहीं आया, आऊँगा मैं, लेकिन उसके पहले की ये सब चर्चा है। तो 2 तरह का ब्रांच डोमेन चुना जाता है। एक इस तरह का -π/2 से π/2, मतलब डिग्री में बोले तो -90 से लेकर के 90 डिग्री तक, और एक होता है ये 0 से π, डिग्री में बोले तो 0 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री तक। 2 ही तरह का ब्रांच डोमेन होता है। पहला टाइप का ब्रांच डोमेन में साइन, टैन और कोसेक काम करते हैं, और दूसरा टाइप के ब्रांच डोमेन में कॉस, कॉट और सेक काम करते हैं। तो एक तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का 2 ठो ग्रुप बन गया। देखिए, ऐसा मत समझिएगा कि जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो ऑथोरिटेटिव टाइप पर, ऑथेंटिक टाइप से सारी चीज़ें आपकी किताब में लिखी होंगी ना। मैं इसे पढ़ा रहा हूँ उस तरीके से जिस तरीके से मैं आपको समझा सकूँ, जिस तरीके से आपके दिमाग में मैं सही बातें डाल सकूँ। कई बार सही बात को समझाने के लिए थोड़ा सा उल्टा और गलत तरीका भी अपनाया जाता है। मैं गलत तरीके से भी सही बात को समझाने में गुरेज नहीं करूँगा। जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ेगा वहाँ कुछ दूसरे रास्तों को अपना कर भी हम लोग सही रास्तों तक जाएंगे। मेरा उद्देश्य है सही मंजिल और सही रास्ते पर चलना, लेकिन उस दौरान कभी कभी कोई दूसरा रास्ता भी मैं अपना सकता हूँ, ठीक है। तो ये मत समझिए कि थियोरी का पाठ है आपके, ऐसे आप किसी और को बताने लगिएगा तो फिर वो गड़बड़ सही आप में दसियों गड़बड़ियाँ छांटने लगेगा। हाँ, आप इसके माध्यम से जो सीख जाएंगे उसमें कोई गलतियाँ नहीं काट सकता है। तो इनके माध्यम से आपको सीखना है यही कि 6 त्रिकोणमितीय फलन है। 6 त्रिकोणमितीय फलनों के 2 ग्रुप बनते हैं, एक साइन, टैन। पहला ग्रुप हो गया साइन, टैन, 2 ठो ग्रुप बनते हैं। पहला ग्रुप हो गया साइन, टैन और कोसेक का, और दूसरा ग्रुप हो गया कॉस, कॉट और सेक का। पहला ग्रुप -90 से +90 डिग्री के एंगल वाले दायरे में काम करता है, और दूसरा ग्रुप 0 से 180 डिग्री यानी कि 0 से π तक वाले एंगल के दायरे में काम करता है, ठीक है। इसी पर मैं चर्चा को आगे बढ़ाने वाला हूँ, लेकिन समझिएगा अभी, है ना। आगे हम लोग को कोण बार बार मिलेंगे डिग्री और रेडियन में। आज ज़्यादातर हमें ज़रूरत है रेडियन की, तो जो लोग डिग्री नहीं जानते हैं उनको तो प्रॉब्लम होगी। तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए थोड़ा सा मैं डिग्री और रेडियन पर चर्चा कर लेता हूँ, करना पड़ेगा हम लोग को। 2 ग्रुप है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अच्छा, पहला ग्रुप में क्या है आपका साइन थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा। अगर आप ध्यान दें तो तीनों में साइन की ही महत्ता ज़्यादा है ना। टैन का भी मान तो साइन बटा में कॉस होगा, उसमें भी साइन है। कोसेक का मान में भी 1/sin होता है। दूसरा ग्रुप है कॉस का, कॉट का और सेक का। तीनों में कॉस की महत्ता ज़्यादा है। कॉट के मान में भी तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस की महत्ता है, कॉस ऊपर है। और सेक थीटा का मान में भी 1 में कॉस थीटा, उसमें भी कॉस थीटा की महत्ता ज़्यादा है, ठीक है। तो पहला ग्रुप में साइन का इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, दूसरा ग्रुप में कॉस का इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। साइन को समझने से पहला पूरा ग्रुप समझ में आएगा, और कॉस को समझने से दूसरा पूरा ग्रुप समझ में आएगा। दोनों ग्रुप को समझ लीजिएगा, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री समझ में आ जाएगा। बहुत सारे लोगों का इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री कन्फ्यूजन रहता है। लास्ट तक कितने भी अच्छे तरीके से समझा दीजिए, बहुत सारे लोग क्रिएट करते हैं ये क्वेश्चन उठाते हैं कि मुझे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं समझ में आया। अगर मेरे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के सारे वीडियो सिलसिलेवार ढंग से आप देख लेते हैं और समझ लेते हैं तो नो डाउट ये अच्छी तरह से समझ में आएगा, है ना। वीडियो के माध्यम से ही पूरा समझ में आ जाएगा। इसलिए प्लीज़ थोड़ा सा मैं लंबा खींचूंगा, लेकिन आपको अड़े रहना है, टिके रहना है। आपको जो चीज़ें गैर जरूरी लगे वो भी आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से वो गैर जरूरी नहीं है, तभी मैं रास्ते में डाल रहा हूँ। अच्छा,
तो ये तो बात हुई थी दो ग्रुप की, है ना। अब मैं आपको बात कर रहा हूँ एंगल्स की। एंगल्स की भी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। भाई आप जानते हो 180 डिग्री को ही तो बोलते हैं पाई रेडियन। पाई रेडियन, पाई रेडियन में रेडियन बार बार लिखना जरूरी नहीं है। तो इसका आधा 90 डिग्री, इसका आधा है ना पाई/2। इसका तिहाई 180 डिग्री का तिहाई 60 डिग्री, 180 में 3 से भाग देने पर आता है पाई/3। 45 डिग्री, इसमें 4 से भाग देने पर आता है पाई/4। और वैसे 36 डिग्री पाई/5, 30 डिग्री पाई/6। अच्छा, डिग्री को रेडियन में बनाने का तरीका, डिग्री को रेडियन में बदलने का तरीका होता है, कभी भी डिग्री को रेडियन में बदलना है तो डिग्री को पाई/180 से गुणा कर दीजिए, ऑटोमेटिकली वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे लीजिए ना, ये आपका 60 डिग्री ही, ध्यान दीजिएगा कैमरा पर ज़रा। 60 डिग्री, 60 गुना पाई/180, तो 3 बार में कटा, पाई/3 रेडियन हो गया। तो कभी भी डिग्री को रेडियन में बदलना हो तो पाई/180 से गुणा कर देते हैं। अच्छा, यहीं पर बहुत सारे कोण आएंगे, ज़रा उन्हीं को मैं समझा रहा हूँ। ये बातें तो आपको याद रहनी चाहिए अच्छी तरह से। जैसे देखिए ना आप, 30 डिग्री पाई/6 है, याद रहना चाहिए। तो 30 डिग्री का 5 गुना 150 डिग्री होता है, 30 डिग्री का 5 गुना। तो 30 डिग्री के लिए है पाई/6, इसका 5 गुना 5 पाई/6। ध्यान दे रहे हैं। 60 डिग्री के लिए 120, 60 डिग्री के लिए पाई/3 है, 60 डिग्री के लिए पाई/3 है। तो 120 डिग्री 60 डिग्री का 2 गुना है, 2 पाई/3। 45 डिग्री के लिए पाई/4 है, तो 135 डिग्री जो कि 45 डिग्री का 3 गुना है, 3 पाई/4, है ना। तो ये हुआ, इन सब की हम लोग को आगे ज़रूरत पड़ने वाली है। तो मैंने अब तक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने से पहले जो हम लोग को चाहिए वो मैंने बता दिया है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। थैंक यू ऑल।